नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहां हम इतिहास संबंधी मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का यूं ही चुटकियों में द एंड करते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हम संपूर्ण प्राचीन भारत का MCQ सीरीज में द एंड सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपके लिए हम संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न चैप्टरों से महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं, जो कि आपके नेट एग्ज़ाम, JRF एग्ज़ाम, IAS प्री के लिए या कोई भी एग्ज़ाम हो इतिहास संबंधी, PGT, TGT, सेट, सेलेक्ट या असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सबके लिए समान महत्व रखता है। तो उसी के अंतर्गत हम नवपाषाण काल तक अध्ययन कर चुके हैं। आज सिंधु घाटी सभ्यता का यानी कि हड़प्पा सभ्यता का आरंभिक प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आया है, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इतिहास संबंधी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में मिल सके। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि नगरों को सर्वप्रथम परिभाषित करने का कार्य किसने किया था? नगरों को सर्वप्रथम परिभाषित करने का कार्य, ऑप्शन है हमारे जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, वी गार्डन चाइल्ड या व्हीलर। तो आपको बताओ कि नगरों को सर्वप्रथम परिभाषित करने का कार्य वी गार्डन चाइल्ड ने 1950 ईस्वी में किया था। इन्होंने 10 अमूर्त विशेषताओं की कल्पना की, जिनके आधार पर पुरातात्विक विधि से प्रारंभिक नगरों तथा उनसे प्राचीन अथवा समकालीन गांवों के बीच अंतर किया जा सके। इन्होंने नगरों के 10 लक्षण बताए थे। पहला ये था कि नगर गांव से बड़े व सघन जनसंख्या वाले थे। फिर और आगे था कि भव्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण वाले भव्य सार्वजनिक भवन नगर में होते थे। ये उनका हॉलमार्क होता था। इसी तरह इन्होंने 10 लक्षण नगर के बताए थे। तो ये जो हमारा प्रश्न था कि नगरों को सर्वप्रथम परिभाषित करने का कार्य किसने किया, तो वी गार्डन चाइल्ड इसका उत्तर हो जाएगा। कब क्या था? 1950 में। तो ये हो गया वी गार्डन चाइल्ड। थोड़ा इसका हम कलर बदल लेते हैं। अब देखिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मैं इसको ठीक कर दूं कि ये वी गार्डन चाइल्ड इसका उत्तर हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 97 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किन हड़प्पाई स्थल पर शव को जलाने के बाद अस्थियों को गाड़े जाने का प्रचलन था? ये हमारा अगला प्रश्न है। मतलब किस हड़प्पाई स्थल पर शव को जलाने के बाद अस्थियों को गाड़े जाने का प्रचलन था? मतलब जला दिया जाता था किसी भी शव को, फिर उसका उसकी हड्डियाँ जो होती थी उसको गाड़ दिया जाता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दोनों या कोई नहीं? तो आपको बताओ कि हड़प्पा वो स्थल था जहाँ पर शव को जलाने के बाद अस्थियों को गाड़े जाने का प्रचलन अधिक था। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विद्वान ने पूर्व हड़प्पा सभ्यता के लिए क्षेत्रीयकरण का काल? आपको बताओ कि ये जो हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी, कई सारे मतलब स्तर मिले कई जगहों से। तो पूर्व इसको 3 भाग में इसको बांटा गया। एक पूर्व हड़प्पा सभ्यता, फिर उसके बाद जो है सो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में हम लोग पूरा अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद जो है सो उत्तर हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद का काल। 3 काल में बांटा गया। आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आज से जान लीजिए। तो ये हमारा सवाल है कि किस विद्वान ने पूर्व हड़प्पा सभ्यता के लिए क्षेत्रीयकरण का काल, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के लिए एकीकरण का तथा उत्तर हड़प्पा सभ्यता के लिए स्थानीयकरण का काल कहा है? तो ये जो विभाजन है, ये जिम शेफर ने 1992 में नवपाषाण तथा ताम्रपाषाण स्तर से हड़प्पा सभ्यता के पतन के काल के बीच संपूर्ण अवधि को सिंधु घाटी परंपरा के रूप में वर्णित किया। दरअसल हड़प्पा संस्कृति को एक दीर्घकालिक जटिल सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जिसके कम से कम 3 चरण देखे जा सकते हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग बोलते हैं, और उत्तर हड़प्पा सभ्यता। 3 काल हो गया। और आरंभिक हड़प्पा सभ्यता नगरीय जीवन के बीजारोपण का काल है, तथा उत्तर हड़प्पा सभ्यता नगरीकरण के पतन का काल है। यानी कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता जो इसमें जो पहला है, जिसके लिए ये क्षेत्रीयकरण का काल बोला है जिम शेफर, ये जो है सो नगरीय जीवन के बीजारोपण का काल है। और उत्तर हड़प्पा सभ्यता है नगरीकरण के पतन का काल है। तो ये जो हमारा प्रश्न था कि ये जो विभाजन किसने किया है, तो ये जिम शेफर ने किया है 1992 में।
रेडियो कार्बन विधि के अनुसार उत्तर हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई है, यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, फिर परिपक्व और फिर उत्तर, यानी कि लास्ट वाला। तो ये उत्तर हड़प्पा सभ्यता की तिथि रेडियो कार्बन विधि से क्या निर्धारित की गई है। तो आपको बताओ कि ये जो पहला विकल्प है 3200 से 2600 BC, ये आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लिए निर्धारित की गई रेडियो कार्बन विधि से, और दूसरा है 2600 से 1900 BC, ये है नगरीय हड़प्पा सभ्यता का काल, और 1900 से 1300 BC जो है ये उत्तर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारित किया गया है। किसके माध्यम से? रेडियो कार्बन विधि के माध्यम से। पहले पुरातत्वविद जिन्होंने पूर्व हड़प्पा संस्कृति नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया था, मतलब इन्होंने ये बताया था कि पूर्व हड़प्पा संस्कृति जो थी और फिर बाद में जो नगरीय हड़प्पा संस्कृति, दोनों के बीच जो है सो समानताएँ थी। तो इसको किसने बताया, किस पुरातत्वविद ने? जिम सैफर, ओल्चिन दंपति, अमलानंद घोष या नन ऑफ दीज? तो आपको बताओ, अमलानंद घोष ने 1965 ईस्वी में ये बताया। ये पहले पुरातत्वविद थे जिन्होंने हड़प्पा संस्कृति तथा नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया। घोष का अध्ययन पूर्व हड़प्पा काल के राजस्थान में विकसित सोठी संस्कृति पर केंद्रित था। तो ये जो हमारा प्रश्न था कि पहले पुरातत्वविद वो अमलानंद घोष थे जिन्होंने पूर्व हड़प्पा संस्कृति तथा नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया। अगला प्रश्न है, हरियाणा में स्थित वह कौन सा स्थान है जहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा चरण दोनों के साक्ष्य मिले हैं? मतलब वहाँ की खुदाई में प्रारंभिक हड़प्पा चरण के भी साक्ष्य मिले हैं और उसके ऊपर फिर परिपक्व हड़प्पा चरण दोनों के साथ ही साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा का स्थल है कुनाल, हरियाणा में है, बनावली, राखीगढ़ी। आपको बताओ कि हरियाणा में एक जिला है हिसार, ठीक, हिसार में स्थित है कुनाल, बनावली और राखीगढ़ी। ये तीनों के तीनों स्थलों से ये मतलब कि प्रारंभिक हड़प्पा चरण और वो परिपक्व हड़प्पा चरण दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमारे यहाँ उत्तर सभी के सभी हो जाएंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में सजाए। ये देखिए, ये प्रश्न बराबर पूछता है और आप बराबर फंसते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपल सा आइडिया दूँ कि अभी वर्तमान में जो सबसे बड़ा स्थल है वो आपका सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखीगढ़ी। और उसका मतलब 200 से ज़्यादा हेक्टेयर की खोज हो चुकी है उसके क्षेत्रफल की। और ये है, उसके बाद है मोहनजोदारो। 200 हेक्टेयर उसका क्षेत्रफल है, नोट करते रहिएगा। फिर हड़प्पा जो है, हड़प्पा का जो है सो मतलब 150 हेक्टेयर है, 50 हेक्टेयर कम है मोहनजोदड़ो से, ठीक। हड़प्पा 150। फिर उसके बाद है हड़प्पा के बाद धौलावीरा कितना है? धौलावीरा है आपका 100 हेक्टेयर। और उससे नीचे 5वें स्थान पर गनेरी वाला है जो कि 80 हेक्टेयर है, ठीक। तो उम्मीद है कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। सबसे पहले राखीगढ़ी यानी कि भारतीय स्थल राखीगढ़ी वो सबसे बड़ा। उसके बाद जो है सो पाकिस्तान का मोहनजोदड़ो जो कि सिंध प्रांत में है। उसके बाद क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का ही हड़प्पा और जो कि वहाँ के पंजाब प्रांत में है। उसके बाद फिर धौलावीरा, तो ये इंडिया हो गया। फिर उसके बाद उससे नीचे गनेरी वाला, ठीक। अब इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 200 प्लस हेक्टेयर राखीगढ़ी और ये मोहनजोदड़ो 200 हेक्टेयर, हड़प्पा 150, धौलावीरा 100, गनेरी वाला 80 हेक्टेयर, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको आप सजा सकते हैं, इसको आप सजा लीजिए। इसको सबसे पहले हो जाएगा राखीगढ़ी, यानी कि सबसे पहले डी, फिर उसके बाद ये उसका आपका उत्तर है। सबसे पहले डी हो जाएगा राखीगढ़ी। उससे छोटा हो गया आपका मोहनजोदड़ो यानी कि बी, और फिर उसके बाद उससे छोटा हो जाएगा हड़प्पा यानी कि आपका DBE, और फिर हड़प्पा से भी छोटा धौलावीरा यानी कि धौलावीरा आपका कितना में है? सी में, तो DBEC। और सबसे लास्ट में हो जाएगा गनेरी वाला यानी कि ए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में जल निकासी के पाइप किसके बने थे?
ये हमारा प्रश्न है, जल निकासी के पाइप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जल जो निकलती थी उसका जो पाइप जो था वो किसका बना था? प्लास्टिक, लकड़ी का कि प्लास्टिक का कि टेराकोटा का, कहना नैपदीज। तो आपको बताओ कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जल निकासी के पाइप टेराकोटा के बने थे। टेराकोटा मतलब आग में पके ईंटों के बने गलियों की नालियों से जुड़े थे। ये नालियाँ नगर के दीवार के बाहर खुले खेतों में जाकर गिरती थी, यानी कि मिट्टी के थे, आग में पकी हुई मिट्टी के, इसी को टेराकोटा बोलते हैं। तो ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जल निकासी के पाइप थे वो टेराकोटा के बने थे। किस नवपाषाणकालीन स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले? ये आपका पिछले क्लास में होमवर्क था, हमने कहा था आप इसका जवाब देने के लिए। तो इसका ये बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था, तो सही उत्तर आप लोग मिलान कर लीजिए। चिरांद, लहुरादेव, बुर्जहोम या महागरा। तो लहुरादेव वो स्थान है, लहुरादेव, इसमें ऊ लगा दीजिए। लहुरादेव वो स्थान है जहाँ से नवपाषाणकालीन स्थल वो है जहाँ से वो धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य यही से मिले, लहुरादेव से ही मिले हैं। कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा हमेशा। और ये आज के लिए आपका होमवर्क है, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट किस हड़प्पाई स्थल से मिले हैं। ये आज का आपका होमवर्क है। विकल्प है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली या गनेरी वाला। इसके उत्तर आपको जहाँ से ढूंढना है, फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या खुद के किताबों के अध्ययन से ढूंढ के लाइए। और इसका उत्तर 105 का ABCD जो आपको सही लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिर आपको मैं बताऊं कि आप लोग हमेशा वीडियो को भगा के मत देखिए, क्योंकि हम जो प्रश्नों की व्याख्या करते हो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है। असली इतिहास का निचोड़ उसी में छुपा रहता है और वो आपको इतिहास में रुचि जगाए, क्योंकि उसमें हम आपको रोचक जानकारी लेके आते हैं। और ये सारे जो मैं प्रश्न ला रहा हूँ एक्चुअली में ये एक MCQ है और इसमें इतने डिटेल है कि आपको बहुत सारे, एक प्रश्न कई सारे प्रश्नों को कवर करता है। तो इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा एकदम ध्यान से सुने और जो जो चीज़ें नहीं लगे नोट करें। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बुक पढ़े तो बुक पढ़ते हुए टोटल को नोट करते जाओ, बहुत मुश्किल लग रहा है। आप उसको अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं। अंडरलाइन चीज़ों को दोबारा देखिएगा तो वो उसको पढ़ने का उपाय हो सकता है, उसको पूरा नोट्स नहीं भी बनाए तो। लेकिन यहाँ जो आपको नई चीज़ें लगती है, या इसको कहेंगे हम कि नोट्स में इसको ऐड करते जाइए। एक प्रश्न का कितना टाइम लगता है, जैसे कि किस नवपाषाणकालीन स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो ये प्रश्न लिख लीजिएगा क्वेश्चन और उत्तर में लिख लीजिएगा लहुरादेव। ये सिंपल आइडिया है, ऐसे थोड़ी आपको 4 विकल्प लिखना है। तो इसका आप नोट्स बना सकते हैं। और बाकी बुक्स का आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो उसका आप डायरेक्ट अंडरलाइन करके निकलते जा सकते हैं। तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, कोई भी प्रमाणिक बुक पढ़िए और उसको इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करते जाइए, ठीक। फिर दोबारा पढ़ेगा तो सिर्फ अंडरलाइन को ही पढ़िएगा, तो इतना आसान होगा आपको बुक को पढ़ना और समझना भी। तो ये सारे तरीके हैं, खूब अच्छे से पढ़िए और हम कंटिन्यू लाते रहेंगे। कभी कभी हमको सो के उठने में लेट हो जाता है, इस कारण से वीडियो लेट आती है यार, किसी दिन नहीं आ पाती है। लेकिन मैं लगभग नियमित रहने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं जल्द ही संपूर्ण प्राचीन भारत को एकदम प्रमाणिक से प्रमाणिक पुस्तकों के माध्यम से वहाँ से MCQ लाकर आपको ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, खूब अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए और हम इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे। हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके IAS प्री के लिए, नेट JRF या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, सबके लिए समान महत्व रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।